की एक लेखिका हैं डॉक्टर रेखा मित्तल। उनकी अपनी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं। दूज का चांद जो काव्य संग्रह है, कागज की कश्ती कथा संग्रह, नेह के धागे एक और काव्य संग्रह और दिल के दरीचे से एक और कथा संग्रह। बहुत कम समय में ये 4 पुस्तकें आई हैं। जीवन भर लिखती रही हैं, लेकिन ये पुस्तकें मेरे कहने से पहले आपने जो तालियां बजाई हैं, इससे पता चलता है कि कितनी लोकप्रिय वो हैं आप सब में। और सचमुच उनका जो कार्यक्रम था, उनकी पुस्तक का विमोचन समारोह था, बहुत भव्य रोचक था। आप सब में से बहुत से लोग मैंने वहां भी देखे थे, वहां भी पधारे थे। तो रेखा जी को मैं जोरदार आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करूंगा इस पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आभार प्रदीप जी। सरल सी प्रतीत होती सागर सी गहरी कविताएं। माँ शारदे को नमन, सम्मानित मंच को नमन। मंच पर आसीन विभूतियों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय माधव सर, आदरणीय कौशल सर और रंगमंच की नायिका मेरी सखी सुश्री निशा लुथरा जी, आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं सागर खारा तुम नदी मीठी, डॉक्टर राजेंद्र दवंग जी का प्रथम काव्य संग्रह। सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। दवंग जी की पहली पुस्तक, जैसे अभी प्रदीप जी ने भी बताया, इंसान 7वें आसमान पर होता है और होना भी चाहिए। सृजन किया है कुछ, तो हर प्रथम वस्तु की खुशी अलग होती है, चाहे वो पहला प्यार हो, पहली नौकरी हो या पहली पुस्तक हो। अब हम काव्य संग्रह की बात करें। जिस तरह सागर मंथन से रत्न निकले थे, उसी प्रकार कवि के मन मंथन से 70 सीप, इसमें 70 कविताएं, 70 सीप शंख, शैवाल, छंद मुक्त रचनाओं के रूप में निकले हैं, जो मन को आनंदित करने के साथ हृदयग्राही साहित्य के दर्शन करा रही है। कविता ईश्वर का आशीर्वाद है, जो कवि के अंतर्मन से उपजती है और समाज को सत्यम, शिवम, सुंदरम का एहसास कराने में अपनी भूमिका का निर्वाह करती है। पत्रकारिता की भाग दौड़ के बावजूद भी धवन जी का कवि मन बहुत संवेदनशील और कोमल है और उन्होंने अपने हृदय के सुकोमल उद्गारों को इस काव्य संग्रह में उकेरा है। कविता के बीज तो हर व्यक्ति के मन में निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, पर समय और अनुकूल परिस्थितियों के संयोग से कभी भी प्रस्फुटित हो जाते हैं। इस संग्रह की पहली कविता, जो कहना था कह दिया, आज सुन ले सुना ले कुछ, आखिरी मुलाकात हसीन बना ले कुछ, एक ऐसे जीवन दर्शन की ओर संकेत है जहां मिलन भी है, विदाई भी है, प्रेम भी है। और आगे कवि कहता है, अगले जन्म शायद मिले ना हम, इस जन्म को यादगार बना ले। इसमें केवल प्रेम नहीं, बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता की ओर इशारा भी है, पर यह बात कवि ने बहुत ही सहजता और सुंदरता से कही है। और अंत की पंक्ति, जो कहना था वह कह दिया, एक वैचारिक परिपक्व उद्बोधन है। कवि स्वयं को हर जिम्मेदारी से मुक्त कर रहा है। संपूर्ण कृति का अनुशीलन करने पर भाषा के आधार पर वह छायावादी तथा भावना की दृष्टि से प्रगतिवादी परिलक्षित होते हैं। उनके छायावादी सृजन में आशा, नैराश्य, प्रेम, पीड़ा, आत्म स्वीकार इत्यादि के स्वर मुखरित हुए हैं। इसके सापेक्ष प्रगतिशीलता में जीवन और जगत की विषमताओं, सामाजिक रूढ़ियों, अत्याचार के प्रति आक्रोश को शब्द देना नहीं भूले हैं। रोटी से बड़ा ना कोई ईश्वर कविता इसका जीवंत उदाहरण है। भूख ना देखे जात पात, भूख ना देखे दिन रात, यह कविता जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत करती है, जहाँ रोटी ही जीवन का आधार है, ना कि धर्म या जाति। कवि, जैसे अभी बताया भी था सर ने, कवि माँ के प्रति श्रद्धेय भाव रखते हैं और यह पुस्तक अपनी माँ को ही समर्पित है। उनकी कविता माँ में वह लिखते हैं, सिर्फ माँ नहीं है वह, मेरा सारा संसार है। जमाने भर की खुशियां हैं, तपती धूप में ठंडी प्यार है। कभी माँ को रोशनी, तारों में चांद, निराशा में हिम्मत,
और बेघर की छत के रूप में देखता है। कविता के प्रकृति के तो आप चितेरे हैं ही, आपकी अनेक कविताएं प्रकृति को समर्पित हैं। प्रकृति के जितने भी रंग हैं उन सभी भिन्न भिन्न रंगों में रची बसी है कविताएं आपको कभी हरी हरी धूप पर चलने का एहसास कराएंगी और कभी आपके माथे पर पसीने की बूंदें ले आएंगी। और इस संग्रह की जो शीर्षक है मैं सागर खारा तुम नदी मीठी वाली कविता का मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगी। कवि स्वयं को सागर मतलब खारा और प्रेयसी को नदी मीठी के रूप में देखता है। वह स्वयं को खारा कहकर अपनी गहराई और तीव्रता दिखाता है, जबकि नदी मीठी है जो शीतलता और प्रेम का प्रतीक है। अंत में कवि कहता है हम भी तेरे जैसे हो गए। प्रेम में आत्मसमर्पण का भाव परिलक्षित होता है। कुछ कुछ रहस्यवाद की ओर भी आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। इस संग्रह की आखिरी कविता है तेरा क्या नाम लिखूं। एक सुंदर और भावनात्मक कविता है जो कवि के प्रेम की गहराई को बहुत ही सहजता से व्यक्त करती है। इस कविता में धवन जी ने प्रिय या प्रेयसी के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे मधुशाला, जाम, आसमां और बारिश की फुहार, जो कविता को अलंकृत करते हैं। धवन जी की यह पुस्तक अंतर्मन की गहराइयों से निकली हुई भावनाओं का ऐसा संग्रह है जिसमें प्रेम, दर्द, प्रकृति और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया है, जो उनकी विशाल रचनाधर्मिता का परिचायक है। इनकी कविताएं कभी सरिता सा बहाव लिए, कभी झरने की मोहकता और शीतलता लिए, मंद मंद सुगंधित प्यार सी अनिवार्यता लिए सहज ही बढ़ती हुई सी प्रतीत होती है। कवि ने अपने प्रेम की गहराई, विरोधाभास और भावनात्मक उतार चढ़ाव को सागर और नदी के प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। भाषा शैली और शिल्प की बात करें तो भाषा सरल, काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है, जो पाठक को सीधे जोड़ती है। शब्दों का चयन गहन और प्रभावशाली है। शब्दों में सादगी है पर अर्थों में गहराई, यही बात इसको विशेष बनाती है। धवन जी ने भाषा का प्रयोग संयमित और उत्कृष्ट तरीके से किया है, जिससे कविताएं पढ़ने में आनंद आता है। कवि का मुख्य उद्देश्य जीवन के अनछुए पहलुओं, मानवीय भावनाओं और समाज की विसंगतियों को उजागर करना है। अधिकतर कविताएं प्रेम, दुख, संघर्ष, आत्मान्वेषण और प्रकृति जैसे विषयों पर केंद्रित है, जो पाठक को सोचने और विचारने पर मजबूर करती है। आप इस पुस्तक को खुद पढ़ेंगे तो ये चीज महसूस करेंगे। और मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए बस कुछ ही शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगी। भले ही लेखक का ये उत्तम काव्य संग्रह है, फिर भी वैचारिक परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है। इनकी कविताओं में निहित गति, प्रवाह, अंदाज, जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण में संवेदना की अनुगूंज से वे अपनी लेखन शैली में अनूठेपन का एहसास सहज ही करवा देते हैं। विश्वास है धैर्य की शिल्प से तराशे इस काव्य संग्रह में निहित कल्पना की उन्मुक्त उड़ान के फलक और यथार्थ के तल में बैठाए सामंजस्य को मेरी तरह अन्य सुधी पाठकगण भी मन आत्मा से महसूस करेंगे। अनेकानेक मंगल कामनाओं के साथ पुनः बधाई, आभार, शुक्रिया।